माफिया लव स्टोरी एपिसोड 1। बड़ा सा बंगला, पेड़ पौधों से घिरा हुआ, एक बड़ा सा गेट जहां से एक लड़का जिसकी उम्र 15 से 16 साल होगी, वो बेसुध सा होकर अंदर आया और बंगले के अंदर गया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, उसे जैसे किसी यादों ने घेर लिया। उसकी नजरें पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गई। उसे अपने आसपास किसी की आहट महसूस हुई। तब तक एक बड़ा सा बर्तन जो उसकी दाएं तरफ था वो हिला। उसके कान चौकन्ना हो गए। उसने उस तरफ देखा और गुस्से से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसके हाथ मिट्टी से सने कपड़े लड़े हुए थे। वो चुपचाप खड़ा होकर गुस्से से फुंकार रहा था। पूरे बंगले में सन्नाटा था। अचानक से उसके चारों तरफ उसके उम्र से ज्यादा बड़े लोग आ गए और उसकी गर्दन में बंदूक तान दी। वो लड़का अभी भी बस फुंकारे मार रहा था। ये सब देखकर वहां बंदूकधारी लोगों के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ उस लड़के की फुंकारें सुनाई दे रही थी। उधर दो आदमी चल के आए। लड़के की नजर उन दोनों पर पड़ी। उन्हें देखकर उस लड़के की आंखें पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गई। उनमें से एक आदमी सोफे में जा बैठा और दूसरा उसके पास खड़ा हो गया। सोफे में बैठा आदमी आराम से पैर पसारते हुए और उस लड़के को घूरते हुए बोला, मेरे आदमियों ने तुझे घेर लिया है। अब तू मुझसे बच नहीं सकता। तुम सब डर क्यों रहे हो? ये क्या कर लेगा? ये तो बच्चा है। वो आदमी जो खड़ा था और खुद उस लड़के की आंखों को लाल देखकर उसकी फुंकारें सुनकर अंदर से कांप रहा था, पर दिखा नहीं रहा था, वो बोला। दूसरा आदमी जो सोफे में बैठा था, उसकी नजर एक पल भी उस लड़के से ओझल नहीं हुई। वो सोफे में बैठा आदमी गुस्से और नफरत से बोला, देख क्या रहे हो? जैसे सबको खत्म किया, इसे भी कर दो। वो लड़का जो जमीन को देखकर फुंकारे मार रहा था, उसने अपनी नजर उठाकर उस सामने बैठे इंसान को देखा और फिर चारों तरफ। ऐसे देखने से उनके हाथ में बंदूक थर थर कांपने लगी। तुम लोग एक बच्चे से डर रहे हो? डूबकर मर जाना चाहिए तुम सबको। सोफे में बैठा इंसान गुस्से से चिल्लाकर बोला। उसने सामने खड़े लड़के को देखा और अपने मुंह में सिगरेट जलाकर कहा, ये लड़का किसी काम का नहीं, बल्कि उस राजेंद्र से अलग है। ये कुछ नहीं कर सकता। मारो इसे, मुझे उस गद्दी में भी बैठना है। पर आदमियों के हाथ से ट्रिगर दब ही नहीं पा रहा था। वो सब उस लड़के को देखकर काफी डर चुके थे। आदमी जो खड़ा था, उसके लिए दोनों तरफ मौत का कुआं था। अगर वो इस लड़के को मारने जाता तो अपनी जान से जाता, और अगर नहीं मारता तो भी उसका बॉस जो सोफे में बैठा था वो उसे जान से मारता। उस लड़के ने सामने देखा और टेढ़ी सी हंसी हंसकर बोला, इतने सालों में तू सिर्फ नामर्द की फौज इकट्ठा कर पाया है जो एक बच्चे के सामने कांप गई। सोफे में बैठे आदमी ने उस खड़े आदमी को जाने का इशारा किया। वो आदमी उसे मारने आगे बढ़ा, पर जब तक वो उसे छू भी पाता, उस लड़के ने उसे सामने पड़े कांच के टेबल में फेंक दिया और उसके मुंह में जूता रगड़कर बोला, क्यों इस गीदड़ को अपना सेनापति बनाया है जो एक बच्चे से डर गया? उसके पैर में पड़ा आदमी छटपटाने लगा। सामने वाले आदमी ने पैर टेबल में रखे और आराम से हाथ पीछे करके बोला, चल तुझे जिंदा छोड़ देता हूँ, मेरे लिए काम कर। तू जो कहेगा वो तुझे मिलेगा। वो लड़का पैरों को रगड़ते हुए उस सोफे में बैठे आदमी को घूरकर बोला, पहले तू अपनी खैर मना, सोच तेरी जान अभी मैं छीन सकता हूँ। सोफे में बैठा आदमी व्यंग सी हंसी हंसकर बोला, ओह इतना गुरु, भूल मत, तेरा सब कुछ छीन लिया है मैंने। अब मैं उस कुर्सी में बैठूंगा और पूरे भारत ही नहीं, एक दिन पूरी दुनिया में राज करूंगा, और उसकी शुरुआत आज से होगी, तुझे खत्म करके। लड़के ने जूतों के नीचे वाले इंसान को छोड़ा और सामने देखकर गुस्से से बोला, तुम दोनों की मौत ऐसे नहीं होगी। पहले तुम्हारे इन कुत्तों को मारूंगा, बाद में निपटूंगा तुम दोनों से। ये सुनकर सोफे में बैठे आदमी ने एक आईब्रो ऊपर कर तंज कसा, अच्छा ऐसा है? फिर उसने डरने का नाटक कर कहा, अरे मैं तो डर गया, बचाओ मुझे कोई। ये कहकर वो चुप हुआ। उसने एक आईब्रो ऊपर की और टेढ़ा हंसकर फिर उस लड़के को देखकर कहा, क्यों, तू यही चाहता है ना? ऐसा ही रिएक्शन दूं? उस लड़के ने घूरकर कहा, तू नहीं जानता तुझे कितना तड़पाऊंगा। ऐसे तड़पाऊंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। उसने गुस्से से अपने दांत पीसकर कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा और न ही मरने दूंगा। पर उस लड़के की बात पर उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोफे में बैठा आदमी मक्कारी से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर लड़का बोला, ये तेरी आखिरी हंसी थी, आज के बाद तू सिर्फ रोएगा। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर सीरियस भाव आ गए। उसने पैर में पैर रखा और सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाया।
धुआं उड़ाने के बाद उस आदमी ने लड़के को देखकर कहा, मुझे रुलाने के लिए तेरा जिंदा होना जरूरी है। किसी दूसरी जगह एक बुढ़ा जिसने सर पर मुसलमानी टोपी, जो उसके मुसलमान होने का प्रतीक है, कंधे पर स्कार्फ पहना, बड़ी दाढ़ी, जगह जगह शरीर में निशान, उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मुनव्वर घबराहट में, चलो जल्दी चलो, इससे पहले छोटे साहब को कुछ हो जाए, हमें निकलना होगा, वो अपने आसपास के लोगों को कह रहा था। वहां पर सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में हथियार रख रहे थे। वहां पर कई प्रकार की बंदूकें, बम, ढेर सारी गोलियां जो सब कई ट्रैक्टरों में लोड हो रही है। औरंगजेब जल्दी करो, हमारे पास अब सिर्फ छोटे सरकार ही बचे हैं, हमें उनकी रक्षा करनी है। मुनव्वर गाड़ी में बैठकर बोला। औरंगजेब ने अपने पीछे बंदूक रखी और गाड़ी संभालकर बोला, कुछ नहीं होगा चच्चा, हम छोटे सरकार को कुछ नहीं होने देंगे, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बस गाड़ी में हथियारों को गाड़ी में लेकर बैठे और निकल पड़े। मुनव्वर हताशा से बोला, ये क्या हो गया, एक ही पल में सब कुछ उजड़ गया। अब न जाने क्या क्या बुरा होगा। क्या कर सकते हैं बुढ़ाऊ, जो होना था वो हो ही गया। बगल में बैठा औरंगजेब बोला। मुनव्वर को सोचते हुए बोला, हाँ पर अब हमें उस राक्षस से छोटे साहब को बचाना है, वरना मैं बड़े साहब से किया हुआ वादा निभा नहीं पाऊंगा। ये कहकर उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलाओ गाड़ी, इससे पहले और बड़ी दुर्घटना हो। औरंगजेब ने मुनव्वर को देखा और सवालिया नजरों से देखकर पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला बुढ़ाऊ कि वो वहां ही होंगे? मुनव्वर ने उसे देखकर जवाब दिया, तो कहाँ जा सकते हैं वो, उनका घर है। वो अपने घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, मेरा मतलब है वो उन्हें कहीं और भी तो ले जा सकता है ना? औरंगजेब ने मुनव्वर को देखकर पूछा। ये सुनकर मुनव्वर औरंगजेब की बात समझ नहीं पाया, इसलिए उसने औरंगजेब को देखकर पूछा, क्या मतलब, कहाँ ले जा सकता है? जहाँ इसका अड्डा हो, औरंगजेब ने कहा। तो मुनव्वर ने बाहर पीछे छुटी हुई गाड़ियों को देखकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा साहब, यहाँ से अपने घर गए हैं तो वो भी घर ही गया होगा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसे घर से उठा ले आए। औरंगजेब ने कहा तो मुनव्वर चिंता से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले ऐसा हो हमें जाना होगा। ये कहकर कुछ देर वो सोच में पड़ गया, फिर औरंगजेब से बोला, जल्दी चलाओ। तब तक मुनव्वर की नजर दूर खड़े लड़के पर गई। उसने उस लड़के को काफी ध्यान से देखा। गाड़ी सबको पीछे छोड़ तेजी से आगे बढ़ रही थी। मुनव्वर ने देखा कि वो एक बड़ी महंगी सी कार में बैठा और कार दूसरे डायरेक्शन में जा निकली। मुनव्वर उसे देखकर अपने मन में बुदबुदाया, ये यहाँ कहाँ जा रहा है? उस डायरेक्शन को देखकर मुनव्वर हैरान था कि ये सच में वहीं जा रहा है या नहीं। उसके मन में कई सवाल थे कि आखिर ये लड़का इनके पास क्यों नहीं आया, और क्या उसे पता चल गया कि यहाँ क्या क्या हुआ है? मुनव्वर उस लड़के की गाड़ी को जाता देखकर मन में सोचते हुए बोला, ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है, कहीं ये उस गद्दी पर बैठने तो नहीं जा रहा? वो हल्का सा फुसफुसाते हुए बोला, पर छोटे साहब तो जिंदा हैं अभी, तो ये कैसे बैठ सकता है? उधर गाड़ी में बैठा लड़का ड्राइवर से बोला, जल्दी चलाओ गाड़ी, मुझे वक्त से पहुंचना है। जी छोटे साहब कहकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उस लड़के ने एटीट्यूड और रूड टोन में कहा, छोटे साहब नहीं साहब, आज मेरे दुश्मनों का किस्सा खत्म हो गया है, अब मैं हूँ जो भी हूँ। ड्राइवर उसकी बात पर हैरान था कि ऐसा क्या हुआ है, क्या किया है उसने, पर फिर भी उसका काम पूछने का नहीं बल्कि अपने मालिक की गुलामी करने का था, इसलिए उसने जी साहब कहा और गाड़ी चलाने लगा। उधर उस लड़के का फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने से कुछ बातें होने लगी। दूसरी तरफ सोफे पे बैठे हुए इंसान ने एक इंसान को इशारा दिया और उस इंसान ने उसे बंदूक पकड़ाई। बंदूक पकड़ाकर उस आदमी ने लड़के पर तान दी। बंदूक तानकर उसने एटीट्यूड से पूछा, अब बता, क्या बचा पाएगा खुद को? लड़के की आंखें अंगारों के जैसे लाल थी। उसके चेहरे पर मरने का कोई डर नहीं था। लड़का रोना चाहता था, पर उसे बीती बातें याद आई। अगर ऐसे ही रोएगा तो मजबूत कैसे बनेगा? कांटों से ही चलकर मंजिल मिलती है, जितना दर्द तू सहेगा उतना मजबूत बनेगा, इसलिए ये बच्चों की तरह रोना बंद कर। ये बात उसके कानों में गूंज रही थी, तब तक गोली चलने की आवाज आई। आज के एपिसोड में बस इतना ही, आगे की कहानी अगले एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।